हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोलचीपुर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बहुत जल्द ज्योग्राफी का ये वीडियो लाने वाले हैं, जिसका ये टॉपिक है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन तीनों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैप के थ्रू मैं आपको बताने जा रही हूँ ताकि आप आसानी से इसे समझ सके, और एक बार आप अगर इसे समझ लेंगे तो फिर किसी भी तरह से क्वेश्चंस घुमा कर आए आप इसे सही आंसर नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ये सतपुड़ा श्रेणी के बारे में सबसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी घाट। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है गुजरात से शुरू होकर ये झारखंड तक फैली हुई है, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट उड़ीसा में भी है और फिर झारखंड, ये 5 राज्यों तक ये फैली हुई है सतपुड़ा श्रेणी, जिसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। और अगर ऊंचाई की बात करें, ये जो ऊंचाई है इसकी अगर बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी की ऊंचाई है 1350 मीटर की ऊंचाई है इसकी। और ये जो है मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये मध्य भारत में पड़ रहा है, देख रहे हैं आप, और ये विंध्याचल पर्वत। तो ये दोनों जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी दोनों आपस में समानांतर पे हैं, और ये मध्य भारत की सतपुड़ा श्रेणी जो है ये मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और ये जो गुजरात में कहाँ से शुरू होती है, तो गुजरात में ये राजपीपला से शुरू होती है। राजपीपला से शुरू होकर झारखंड में ये नागपुर तक फैली हुई है। ये सारे जो पॉइंट्स है ये इसे आप नोट करते चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये राजपीपला से शुरू होकर नागपुर तक फैली हुई है, और राज्यों की बात करें तो ये गुजरात से लेकर झारखंड तक फैली हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसमें जो पहाड़ियाँ हैं और नदियाँ यहाँ से कौन कौन सी निकलती हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में 3 पर्वत हैं। सबसे पहला यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देती हूँ, महादेव पर्वत। दूसरा है मैकाल, और तीसरा है अमरकंटक। ये 3 सीरियल से क्रम वाइज है, तो कभी कभी क्रम भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये महादेव, फिर मैकाल और फिर अमरकंटक। महादेव पर्वत पर ही पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यहीं से निकलती है, यहाँ पर देखिए, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर से निकलती है नर्मदा नदी, और इस तरह से ये यहाँ पर खंबात की खाड़ी में आकर अरब सागर से मिल जाती है। और इसके दक्षिण से निकलती है ताप्ती नदी, और ये भी खंबात की खाड़ी में ही आकर अरब सागर में मिलती है। यानी सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर से नर्मदा और दक्षिण से ताप्ती, ये दोनों नदियाँ आपस में इसकी जो दूरी होती है, जैसे नर्मदा नदी से ताप्ती नदी की रेंज क्या है, दूरी क्या है, तो ये लगभग 80 से 160 किलोमीटर दक्षिण में ये ताप्ती नदी बहती है नर्मदा से। और यहीं पर अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, और ये उत्तर की तरफ जाती है बिहार में, ये बिहार का क्षेत्र है। तो ये बिहार में जाकर पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है, यानी सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरह से इसमें हम लोगों ने देखा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी घाट में इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सतपुड़ा ये पर्वत श्रेणी में जनजाति के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है गौंड जनजाति, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, ये 5 राज्यों में फैली हुई है। तो मध्य प्रदेश का जो पार्ट है, ये बीच में जो मध्य प्रदेश का पार्ट है, तो इसी क्षेत्र में सतपुड़ा श्रेणी के पास गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति यहीं पर निवास करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे
पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गुजरात में जो 3 पहाड़ियाँ हैं उसे देख लेते हैं। तो ये जो पार्ट है गुजरात का, इसे कच्छ कहा जाता है, और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, तो ये कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर जो है ये 3, यहाँ पर आप रेड कलर के पॉइंट्स देख रहे होंगे, ये 3, तो ये 3 पहाड़ी हैं। तो इनके नाम भी हम लोग देख लेते हैं। गिर पर्वत, एक मिनट में इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। गिर, वारदा और मांडव, ये 3 हैं। वारदा, गिर पर्वत और ये मांडव, ये 3 गुजरात में पड़ते हैं। लेकिन ये गिर पर्वत जो है, यहीं पर ये जो जंगलों का क्षेत्र है गिर पर्वत पर, वहाँ पर जो है एशियाई शेर पाए जाते हैं। और ये शेर यहाँ पर आए कैसे, पूरे भारत में कहीं नहीं, और यहीं पर कैसे आए, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब मैंने भारत का विस्तार और उसकी जो स्थिति है वो पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये भारत जो है ये पहले अफ्रीका महादेश का पार्ट था। यहाँ पर जो है जब वो वहाँ से टूटता है, अफ्रीका महादेश से जब ये भारत टूटकर अलग हुआ, तो ये वाला पार्ट जो था, यहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है ना ये, तो ये वाला पार्ट जो है ये वहाँ से जब निकला तो साउथ अफ्रीका का जो बीच का जो क्षेत्र है वो सवाना जंगलों का क्षेत्र है। और वही क्षेत्र जब टूटकर यहाँ भारत जब अलग हुआ तो कुछ इसका भाग जो है ये भारत में आ गया था। तो यही उसी क्षेत्र में, सवाना वाले क्षेत्र में जो है वो वहाँ पर शेर पाए जाते थे, वो बालों वाले शेर। बाघ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर शेर की बात हो रही। तो बालों वाले शेर जो है उस भाग में पाए जाते थे, और वही क्षेत्र जब टूट के यहाँ आया तो कुछ जो है इस वाले क्षेत्र में ये शेर आ गए हैं। तो इसलिए हम लोग जानते हैं गुजरात के गिर पर्वत पर ये शेर पाए जाते हैं। तो ये 3 हम लोगों ने यहाँ पर इसे पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं नीचे की तरफ, पश्चिमी घाट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पश्चिमी घाट जो है, ताप्ती नदी का मुहाना हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये ताप्ती नदी का मुहाना। तो ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर और लास्ट छोर यानी कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है। कन्याकुमारी या केप केमोरिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं इस पार्ट को, जो भारत का आखिरी छोर है। तो ये यहाँ तक फैला हुआ है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है पश्चिमी घाट। और ये एक भ्रंश पर्वत है। पश्चिमी घाट किस तरह का पर्वत है, तो भ्रंश पर्वत है। और हिमालय किस तरह का पर्वत है, तो वो एक वलित पर्वत है। तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश पर्वत है, और ये अरब सागर की तरफ से भारत के कॉर्नर पे ये खड़ा है, भ्रंश कगार है ये। जैसा कि फिगर में मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे ये जो पार्ट है ना, ये इस तरह से है, इस तरह से ये ऊंचाई है पश्चिमी घाट की, इस तरह से, और इस तरह से ये ढलता हुआ ये पूर्वी घाट, और फिर ये इस तरह से समुद्री क्षेत्र है। तो ये जो ऊंचाई है ये एक रेलिंग की तरह बना हुआ है। भारत का जो ये दक्कन का पठारी क्षेत्र है और ये अरब सागर है, इन दोनों के बीच जो है ये एक कगाड़ की तरह, रेलिंग की तरह बना हुआ है। तो ये फिगर से आपको अब समझ में आ गया होगा। और इसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारी नदियाँ भी यहाँ से निकलती हैं, बहुत सारे पर्वत भी हैं, दर्रे भी हैं। एक एक करके हम लोग सभी को इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई देखिए 1600 किलोमीटर है। ये जो है भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, क्योंकि अगर हिमालय की हम लोग बात करें तो हिमालय पूरी तरह से हमारे देश में नहीं है, वो नेपाल में भी, चाइना में भी फैला हुआ है। तो भारत की अगर बात करें तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ये पश्चिमी घाट पर्वत। और सबसे पहले इसमें सबसे उत्तरी में सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, इसका नाम है
कारसुबाई चोटी, जो सबसे उत्तर में है, पश्चिमी घाट के सबसे उत्तर में कारसुबाई चोटी है। और इसी के पास जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी है, जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से। और इसी के पास महाबलेश्वर से निकलती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी। पहले गोदावरी और फिर कृष्णा, ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। चूँकि मैंने आपको यहाँ पर फिगर तो आप देख नहीं पा रहे, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ये क्षेत्र हो गया बंगाल की खाड़ी का, और ये जो क्षेत्र है ये अरब सागर का। और ये पश्चिमी घाट इस तरह से उठी हुई है और धीरे धीरे ये इस तरह से पूरब की ओर गिरती हुई, और फिर ये पूर्वी घाट थोड़ी सी उठी हुई और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए जो भी नदियाँ निकलती है, जो भी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है, वो पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यही वजह है कि जो भी निकलती है वहाँ जाकर मिल जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इन दोनों के बीच यानी पश्चिमी घाट और अरब सागर दोनों के बीच जो सरकरी मैदान की पट्टी है, ये सरकरी सी मैदान की पट्टी है, इसे ही पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। ये जो पट्टी है इसे पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक आ रही है पश्चिमी घाट? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल और तमिलनाडु, ये 5-6 राज्यों तक ये फैली हुई है। ये दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, देखिए इस तरह से यहाँ से पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, ये दोनों जहाँ पर मिलती है उसे हम लोग नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी चोटी है। दूसरी सबसे लंबी चोटी दोदा बेटा है नीलगिरी पर्वत की। और पहली कौन सी है? तो पहली है अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसे अनायमुड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। यहीं पर है ये अनायमुड़ी। ऊटी के बारे में आप सभी को पता होगा। ऊटी जो है बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये नीलगिरी पर्वत पर ही ये ऊटी एक स्थान है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। इसके अब हम लोग और दक्षिण में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर देख लिए हम लोग 3 पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पर्वत जहाँ से नदियाँ निकल रही है, जैसे त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक के क्षेत्र में। कर्नाटक के क्षेत्र में 3 पहाड़ियाँ हैं, उन तीनों के नाम हम लोग देख लेते हैं। ये सारे आप नोट करते चल रहे हैं तो मैं इसे इरेज भी कर दूँ। देखिए कर्नाटक के क्षेत्र में 3 पहाड़ी हैं, उन तीनों के नाम यहाँ पर लिख लीजिए आप। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी आप सबको पता होगा कॉफ़ी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो है देश का 70% कॉफ़ी का उत्पादन इसी पहाड़ी से किया जाता है। और कर्नाटक की जो शहर है, सिटी है न्यू मैंगलोर, उसे हम लोग कॉफ़ी पॉट के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से ब्राज़ील का एक शहर है सेंटोस बंदरगाह, ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह को भी कॉफ़ी पॉट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से कर्नाटक के न्यू मैंगलोर को भी कॉफ़ी पॉट के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत भी है कर्नाटक में ही, जहाँ से कृष्णा कावेरी नदी निकलती है। कृष्णा तो यहाँ महाराष्ट्र से निकल रही है, कावेरी नदी निकलती है, और ये भी तमिलनाडु होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तीसरा पहाड़ी है यहाँ पर कुद्रेमुखी।
कुद्रेमुखी पर्वत जो है ये लौह अयस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो स्टील की कंपनी है उसे ये भद्रावती, जिसका नाम है भद्रावती स्टील कंपनी, उसे यहाँ पर यहीं से लौह अयस्क का जो कच्चा माल है वहाँ पर दिया जाता है स्टील कंपनी को। तो ये पहाड़ी उसी के लिए प्रसिद्ध है, कुद्रेमुखी। अनायमुड़ी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है ये। और नीलगिरी पर्वत जो है ये केरल और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है, दोनों राज्यों में ये पड़ता है। नीलगिरी केरल में भी और इधर तमिलनाडु में भी। इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। अनामुड़ी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है अनायमुड़ी की। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वत चोटी है, इसलिए इसकी लंबाई भी हम लोग देख लेते हैं 2695 मीटर, या फिर अगर फीट की बात करें तो 8842 फीट इसकी ऊंचाई है। अन्नामलाई को एलिफेंटा माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, एलिफेंटा माउंटेन के नाम से अन्नामलाई को। अन्नामलाई, और इसकी पर्वत चोटी कौन सी होगी सबसे ऊंची? अनायमुड़ी। इन तीनों नदियों के बारे में हम लोगों ने देखा। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती है, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसे देख लिए हैं। गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, केरल में एक बेम्बड़ाल झील भी पड़ता है। केरल में कहाँ लिखूँ मैं? बेम्बड़ाल झील, जिसे कयाल झील के नाम से भी जाना जाता है। बेम्बड़ाल झील ये केरल में पड़ता है। और केरल में ही शांत घाटी भी पड़ता है। और शांत घाटी जो है ये अपने जैव विविधता के लिए, यानी तरह तरह के वहाँ पर पेड़ पौधे, जंगल, जानवर, सारे चीज़ों के लिए ये फेमस है शांत घाटी, जिसे हम लोग साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, शांत घाटी। अब यहाँ से कुछ दर्रों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, पश्चिमी घाट में जो भी दर्रे हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में दो दर्रे हैं। महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं जिनका नाम है, पहले दर्रे का नाम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह से ये बनाया हुआ दर्रे का। तो सबसे पहला दर्रा जो है इसका नाम है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा ये जो है मुंबई को नासिक से जोड़ती है। मुंबई से नासिक होते हुए ये कोलकाता की तरफ चली जाती है। NH4 है ये, NH4 जो मुंबई को नासिक से जोड़ती है और कोलकाता तक चली जाती है। और ये दूसरा दर्रा है, ये सब आप नोट कर लिए हो, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। दूसरा दर्रा है जिसका नाम है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा ये भी मुंबई को पुणे से जोड़ती है। इस तरफ मुंबई है और इस तरफ पूना। अगर मुंबई से पूना जाना हो तो भोरघाट दर्रे से ही जाया जाता है। तो भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ती है और ये चेन्नई की तरफ चली जाती है। तमिलनाडु में चेन्नई, तो ये चेन्नई तक चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये एक नीचे है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, और पालघाट दर्रा किसे जोड़ती है? पालघाट दर्रा जोड़ती है, एक मिनट में इसे चेक करके बता रही हूँ, मेरे माइंड से निकल गया है। यहाँ पे तो बहुत सारे
पता नहीं ये कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, जो मैंने नोट्स बनाया है उसमें कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूंगी। तो इसे हम लोग तब तक आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये पालघाट दर्रा के बाद नीचे जो है पालघाट दर्रा के अगर उत्तर की बात करें तो इसके उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी है, यहाँ पर देखा आप लोगों ने, और इसके उत्तर पूर्व में यानी ये नीलगिरी पर्वत के पूर्व की तरफ यहाँ पर पालनी हिल्स है। पालनी हिल्स जो नीलगिरी पर्वत का ही क्षेत्र है। पालनी हिल्स बहुत ही खूबसूरत ये स्थल है ये भी। तो ये पालनी हिल्स जो है ये पाल दर्रे के उत्तर पूर्व में है। और दक्षिण में अगर बात करें तो दक्षिण में है कोडामम पहाड़ी। कोडामम पहाड़ी जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कोडामम पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। चूँकि केरल जो है गरम मसालों के लिए बहुत ही फेमस है, सभी को पता होगा, तो इसे जो है ये इसी पहाड़ी पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये इलायची पहाड़ी के नाम से भी इसे जानते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे, एक मिनट। कार्डामम पहाड़ी तक हम लोग पढ़ रहे थे। कार्डामम पहाड़ी पर ही एक सेनकोट्टा गैप है। इसी पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा सेनकोट्टा नाम है जिसका, ये सेनकोट्टा गैप है। ये जो है तिरुअनंतपुरम को, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, तिरुअनंतपुरम को मदुरै से जोड़ती है। ये मदुरै से इसे जोड़ती है ये सेनकोट्टा गैप। और ये पालघाट दर्रे का जो है स्थानीय नाम है पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ गैप कहा जाता है। और ये यहीं से जो है रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग दोनों निकाले गए हैं। और ये जोड़ता किन राज्यों को है तो थालघाट दर्रा फिर से मिस कर गई। कोची से कोयम्बटूर, पालघाट दर्रा जो है कोची से कोयम्बटूर को जोड़ती है। आसपास में लगता है शादी का माहौल है, इस वजह से आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। साइलेंट वैली के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, पालनी हिल्स भी देखा हम लोगों ने, ऊटी, ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने जो पश्चिमी घाट के जो भी थे वो सभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं पूर्वी घाट की तरफ। और हाँ, एक और यहाँ पर बात रह गया, नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में जो है ये वेलिकोंडा जनजाति निवास करती है। और यहाँ पर जो है इन जनजातियों के बीच बहुपति प्रथा प्रचलित है। उसी तरह से जिस तरह से उत्तराखंड में एक जनजाति थी थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। और वहीं की जौनसर जनजाति, उत्तराखंड की जौनसर और नीलगिरी पर्वत की वेलिकोंडा, ये दोनों जनजातियों में बहुपति प्रथा प्रचलित है। ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने इसे बता दिया आपको। अब हम लोग चलते हैं पूर्वी घाट की तरफ हम लोग चलते हैं। पूर्वी घाट जो है जिस तरह से पश्चिमी घाट सीरियल वाइज श्रृंखलाबद्ध है, उस तरह से पूर्वी घाट श्रृंखलाबद्ध नहीं है। नहीं क्यों है, इसकी क्या वजह है? तो देखा हम लोगों ने कि पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। मैंने तो इम्पोर्टेंट 3 ही नदियों के नाम बताए हैं, वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं जो इन बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ भी हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी नदियाँ हैं जो यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। तो ये नदियाँ आपको पता होगा, नदियाँ खुद अपना मार्ग स्वयं ही बनाती हैं और इसलिए जो ये पर्वतों को काटते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। इसी वजह से ये पर्वतें जो है जगह जगह पर कटे फटे से हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले तमिलनाडु के क्षेत्र में देख लेते हैं। तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ पर 4 पहाड़ियाँ हैं, सिरुमलाई, पंचमलाई, सेवराय पहाड़ी और जावादी। ये 4 पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु के क्षेत्र में है। और ये चारों पहाड़ियाँ कौन से चट्टानों से बनी है? तो ये चारकोलाइट चट्टानों से बनी हुई है। ये पहाड़ियाँ चारकोलाइट चट्टानों से ये पहाड़ियाँ बनी हुई है जो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक है शेषाचल है। ये जो है पहले आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ही पड़ता था ये पहाड़ी, लेकिन जब तेलंगाना राज्य अलग हुआ तो ये तेलंगाना राज्य में ये पड़ता है, तो इसका नाम है शेषाचल। अगला है आंध्र प्रदेश में 3 पहाड़ियाँ हैं। इन तीनों के नाम हैं
वेलिकोंडा, नल्लामलाई और देवरीमुड़ा, ये 3 आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की ये 3 पहाड़ियाँ हैं। ये तेलंगाना की, ये 4 हम लोगों ने तमिलनाडु की देखे और एक है जो उड़ीसा में पड़ता है। इस तरह से ये कुछ पहाड़ियाँ थी जो पूर्वी घाट की थी और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र यहीं पर है, पूर्वी घाट में ही पड़ता है। और आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ भी हम लोगों ने देख लिया, तमिलनाडु की भी देखे। नीलगिरी पर्वत से तमिलनाडु की पहाड़ियों पर, नीलगिरी पर्वत के साथ साथ तमिलनाडु की पहाड़ियों पर जो है चंदन के और सौगान के वन पाए जाते हैं, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर जो भी पहाड़ियाँ थी, उनकी जो चोटियाँ थी, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर हमने देखा मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? धूपगढ़। धूपगढ़ जो मैकाल की ऊंची चोटी है, ये सतपुड़ा श्रेणी का है। तो इस तरह से मैं ये दावा नहीं करती कि मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा श्रेणी से। तो अगर आप लोगों ने नहीं नोट किया है तो आप वीडियो को फिर से देखें, पॉज कर करके आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1-2 बार अगर आप बिना नोट किए वीडियो को 1-2 बार अगर देख लेते हैं तो ये तस्वीर से आपके दिमाग में छप जाएगी और आप फिर सही आंसर ही करेंगे एग्ज़ाम में। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करे ना करे, कमेंट तो आप ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप हमें सजेस्ट करें कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जितने भी बुक्स पढ़ने पड़े लेकिन सारे कंटेंट मैं आपको एक साथ एक वीडियो में ला कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में बने रहें। थैंक यू।